हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेज को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेज पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। रिसेशन और बेयर मार्केट, ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। रिसेशन पे ऑलरेडी कल हमने ट्विटर पे कुछ मतलब डिस्कशंस किए थे और बेयर मार्केट भी करेंगे। मतलब देयर आर सम मार्केट, सम इंडाइसेस व्हिच आर इन बेयर फेज, लाइक नैस्डैक जो ऑलमोस्ट 25-26% फ्रॉम इट्स पीक गिर चुके हैं। बट जो डाइवर्सिफाइड इंडाइसेस है, जहां पे में सारी इंडस्ट्रीज होती है, सारे सेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडाइसेस अभी भी 10 से 12% तक ही डाउन है फ्रॉम देयर 52 वीक हाइज। मैं ग्लोबल मार्केट्स एंड इवन इंडियन मार्केट्स की भी यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। सो कल यूएस मार्केट्स जो थे अराउंड 1.99% से लेके 4.29% तक नीचे गए। नैस्डैक हो, डाउ जोन्स हो या फिर S&P 500 हो। जिस तरीके से रेट हाइक्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे मार्केट्स उन सारी चीजों को मतलब डिस्काउंट करते हुए नजर आ रहे। प्लस एक क्वार्टर ऑलरेडी हमने जीडीपी में डिप देख लिया है यूएस के। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी आता है सो देन टेक्निकली और ऑफिशियली यूएस विल बी इन रिसेशन। So that's why markets are trying to discount things. अब यूएस मार्केट्स की 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में अगर हम देखते हैं, so that yield has gone down to 2.99% from 3.17% to 2.99%. तो अभी आप बोलोगे यार मतलब यील्ड नीचे गई है उसकी, इट इज अ गुड साइन। बट इसका मतलब क्या है? यील्ड नीचे क्यों जाती है? यील्ड नीचे जाती है जब उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। And that's what has happened. So it means the flows are going into government securities now, and that too very, very aggressively. And that's why from 3.17% to 2.99%. अब बैंक में जाके आप बहुत सारे डिपॉजिट्स अगर देने लग गए तो ऑटोमेटिकली बैंक क्या करेगा? यार बहुत ज्यादा डिपॉजिट आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे कर दो। दैट्स अ नेचुरल थिंग। सो दैट्स हाउ द यील्ड्स आल्सो परफॉर्म। जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वहां पे उस सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ जाती है, सो ऑटोमेटिकली यील्ड जो है उस सिक्योरिटी की वो नीचे हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड यस्टरडे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे, दो ये सीसॉ बैटल चलता रहेगा, ऊपर नीचे मूवमेंट्स चलते रहेंगे। अब एक पॉजिटिव चीज ये है इसमें कि ये जो पेसिमिज्म डेवलप हुआ है स्टॉक मार्केट्स में, उसका इंपैक्ट इवन क्रूड ऑयल प्राइसेस पे भी होता हुआ नजर आ रहा है। So कल from $111 per barrel to now the Brent crude is at $105 per barrel, मतलब ऑलमोस्ट $6 पर बैरल से ये प्राइस गिर चुका है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रूड। अगर क्रूड के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये जो आपको लग रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे, एग्जिट्स ले रहे हैं, सो वो भी उसके बारे में भी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अप्रैल मंथ में कौन कहां से पैसे गए वो भी हम बात करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा अगर अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है या फिर डेफिसिट की जो सिचुएशन है, ट्रेड डेफिसिट की, अगर वो कंट्रोल में आ जाती है सो थिंग्स विल बी मच 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 बेटर फॉर इंडिया। सो लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप। हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो है वो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस पे ही होना चाहिए, या फिर उसके ऑल्टरनेट्स हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, रशिया से फ्लोज और बढ़ेंगे क्या, ओवरऑल बास्केट जो है वो सस्ता होगा क्या इंडिया का ऑयल परचेस का। सो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। इंडिया का 10 ईयर जिसे यील्ड की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर यील्ड इज एट 7.46%। तो वही मतलब 7.4 टू 7.46, 42 टू 7.46, मतलब ज्यादा मूवमेंट्स वैसे हुए नहीं है। 0.04 0.03% से ये यील्ड्स ऊपर गई है। एलआईसी के आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एलआईसी का आईपीओ 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 21,000 करोड़ रुपए सक्सेसफुली गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेज कर लिए है। सो अब बात अगर हम करते हैं कि कैसी रहेगी एलआईसी की लिस्टिंग, सो लिस्टिंग थोड़ी सी टेपिड होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग रिसोर्सेज से अलग अलग ग्रे मार्केट प्रीमियम्स पता चल रहे हैं, फ्रॉम 5 रुपीज टू 40 रुपीज। अब जैसे जैसे दिन जाएंगे
वैसे वैसे ये हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या मतलब लिस्टिंग हो सकती है या अराउंड व्हाट लिस्टिंग वन शुड एक्सपेक्ट। बट अगर ऐसा मार्केट में पेसिमिज्म रहा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि या तो फ्लैट या तो फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट में भी एलआईसी की लिस्टिंग हो सकती है। एलआईसी एज एन इन्वेस्टमेंट जो सारी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके की वैल्यू ऑन टेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी थी, अब देखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट की जाती है एलआईसी की तरफ से। अब एलआईसी की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंश्योरेंस बिजनेस की बात कर लेते हैं। सो अप्रैल महीने के न्यू बिजनेस प्रीमियम के कुछ डेटा जो है वो सामने आया है। इंडस्ट्री का टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम जो ग्रो हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करते हैं, सो 84% से वो ग्रो हुआ है। कितना? 84% से। नंबर क्या है? 17,939 करोड़ रुपीस। अब अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की हम बात करते हैं तो वो जो ग्रोथ हुई है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में न्यू बिजनेस प्रीमियम की जो अप्रैल मंथ की ग्रोथ है, दैट इज बिटवीन 22% टू 33%। कितना? 22% टू 33%। तो अब आप बोलोगे कि यार जब प्राइवेट प्लेयर्स ने नहीं ग्रो हुआ है तो फिर ग्रो कौन हुआ है? सो लास्ट मंथ अप्रैल मंथ में सबसे ज्यादा न्यू बिजनेस प्रीमियम अगर ग्रोथ कहीं देखी गई है तो वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया में हुई है। सो एलआईसी ऑफ इंडिया ने न्यू बिजनेस प्रीमियम ईयर ऑन ईयर 141% की ग्रोथ दिखाई है। कितनी? 141% की ग्रोथ। द प्रीमियम अमाउंट इज 11,717 करोड़ रुपीस। तो अगर एलआईसी चाहे, अगर एलआईसी अपना एग्रेसिवनेस लाए तो डेफिनेटली नंबर्स कैन फॉलो, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज एक्साइटेड अबाउट। एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट्स एलआईसी में हुए हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने एलआईसी में पैसे डाले हैं, जो एलआईसी ने रूल्स चेंज किए हैं और प्रॉफिट शेयरिंग के स्पेसिफिकली रूल्स चेंज किए हैं फॉर शेयर होल्डर्स, I think those will definitely show very good results in coming quarters and years. So that's why one needs to have patience, because इतना बड़ा IPO 21,000 crore rupees का, definitely वहां पे कुछ ना कुछ तो challenges होंगे ही होंगे, and that too in these kind of markets जहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अगेन 40 साल के हाई लेवल पे चल रहा है डेवलप वर्ल्ड में, उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, जो बाहुबली है वो 3% के ऊपर जा चुका था। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली देयर आर प्रेशर्स अक्रॉस द मार्केट्स, अक्रॉस ग्लोब मैं बोलूंगा, और उसमें अगर सक्सेसफुल आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ कंप्लीट किया जाता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड अचीवमेंट आई फील। अब एलआईसी के बारे में बात कर रहे हैं तो एलआईसी के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है उन्होंने जो बम्पर फीस नॉर्मली वो लेते हैं फॉर मैनेजिंग आईपीओज, उसको फोरगो किया है। अब नॉर्मली अगर 100 रुपए का अगर वो आईपीओ हो तो देन देयर फीस इज 1.25 रुपीज टू 1.5 रुपीज, यानी कि अगर ये 2.7 बिलियन डॉलर का आईपीओ था तो ऑलमोस्ट 40 मिलियन डॉलर्स, 40 मिलियन डॉलर्स तक का फीस होना चाहिए था। तो रुपीज टर्म में इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्लोज टू 300 करोड़ रुपए कितना फीस लेना चाहिए था इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने एलआईसी से? ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए। बट एलआईसी से फीस कितनी ली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने? मात्र 1,29,000 डॉलर्स पर इन्वेस्टमेंट बैंकर ने लिए। मतलब 10 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है तो क्लोज टू 1.29 मिलियन डॉलर्स लिए सिर्फ। कितनी? 1.29 मिलियन डॉलर्स, सो अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन डॉलर्स। तो आप समझ रहे हो कि क्यों किया होगा उन्होंने ऐसे, कि भाई एलआईसी के साथ अपना नाम जुड़ना चाहिए, एंड देन ये जो अमाउंट रेज की गई है तो वो उनको एक अलग लीग में लेके जा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव डन दिस। सो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। इनके लिए मार्केटिंग मटेरियल अवेलेबल हो गया, इनके पैसे बच गए। सो आई थिंक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और एलआईसी के शेयर होल्डर्स के लिए तो है ही, अल्टीमेटली जाता तो उनके ही प्रॉफिट्स में से ना। सो इट्स अ गुड थिंग। अब रूपी के बारे में बात करेंगे। रूपी इज एट ऑल टाइम लो ऑफ 77.5। $1 इज इक्वल टू 77.5 रुपीज। रीजन, आई थिंक रीजन सबको पता है कि क्या है वो रीजन। लॉन्ग टर्म में द डिफरेंस बिटवीन द यील्ड्स 10 ईयर जिसे यील्ड्स ऑफ यूएस एंड इंडिया, उतना डिप्रिसिएशन तो ऑन एन एवरेज होता ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन नहीं रहेगा, बट ऊपर नीचे करते करते डिप्रिसिएशन रुपी का होता ही रहेगा। बट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, जिस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं इंडिया से,
सो ऑब्वियसली सेलिंग जो है वो रुपी टर्म में हो रही है एंड जो लेके जा रहे हैं बाहर वो डॉलर टर्म में, तो रुपी का सप्लाई बढ़ रहा है और डॉलर का सप्लाई डिमांड वहां पे बढ़ रही है एंड दैट्स व्हाई डॉलर वहां पे अप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। सिमिलर केस इज हैपनिंग विद क्रूड ऑयल ऑल्सो। अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल ऊपर जाता है सो जो पेमेंट्स करने हैं वो डॉलर टर्म्स में करने हैं, सो डॉलर की डिमांड फिर से बढ़ गई और रुपी का सप्लाई उसके लिए बढ़ाना पड़ा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, तो प्राइसिंग रुपी की जो होगी वो कम हो जाएगी एंड दैट्स रुपी इज ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम लो लेवल। अब नॉर्मली ऑन एन एवरेज हमने देखा है कि उतना डिप्रिसिएशन रुपी में होता ही रहेगा, अदरवाइज इट्स अ नो ब्रेनर ना। सब बोलेंगे यार अगर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7.4% इंडिया में मिल रहा है जिससे पे और 3.23% यूएस में मिल रहा है, तो ये 4% के आर्बिट्राज के लिए तो हर कोई आके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा ना, अल्टीमेटली सॉवरेन गारंटी तो है ही। So that's what the rupee depreciation will also play out और effectively डॉलर टर्म्स में जिसेक में जो रिटर्न्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे from the long term point of view. In short term there could be different things but over the longer horizon that's what is going to happen. देन अब जिस तरीके से 10 ईयर जिसे यील्ड 7.46% तक ऊपर गई है, तो गवर्नमेंट ने सेक्टर ने बोला है आरबीआई को कि भाई आपको ओपन मार्केट ऑफर्स वगैरह लाने पड़ेंगे एंड यील्ड्स को थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल पे लाना पड़ेगा। सो मैं इसीलिए बोल रहा था आपको, अब ये गवर्नमेंट कितना भी चाहे बट देयर विल बी मार्केट फोर्सेस व्हिच विल डिराइव द प्राइसिंग, दो इंटरवेंशन जो है आरबीआई की तरफ से होता रहेगा एंड दैट्स व्हाई ये जो इंटेंशंस होते हैं ना इनको देखना बहुत जरूरी होता है। सो आई स्टिल रिमेंबर आई थिंक इन 2012-13 यूरो क्राइसिस जब हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉट ऑफ टाइम्स द डिस्कशंस वर हैपनिंग एंड देयर वर क्लियर इंडिकेशंस दैट कि 9% को 10 ईयर जिसे यील्ड क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो दिस टाइम मुझे लगता है जिस तरीके के डिस्कशन शुरू हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय रीडिंग, आई माइट बी रॉन्ग आल्सो बट दैट्स व्हाट द ऑब्जर्वेशंस आर कमिंग आउट, the 10-year GSEC yield will not cross 8%. 8% इंडिया में 10-year GSEC yield नहीं क्रॉस करेगी एंड दैट्स व्हाई दैट टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वो अट्रैक्टिव बेट्स हो सकते हैं, नॉट अ डायरेक्ट सजेशन। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वन नीड्स टू एनालाइज देम, सो प्रॉपरली एडवाइजर के साथ बैठ के वो सारी डिस्कशंस करके आप लोग इन्वेस्टमेंट के कॉल्स लॉन्ग टर्म डेट में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी अट्रैक्टिव बन जाता है अगर 10 ईयर जिसे यील्ड्स हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे लेवल्स पे लॉक करते हैं। तो जब यील्ड्स नीचे आते हैं तो ये नेवीज काफी ऊपर जाने के चांसेस उसकी वजह से होते हैं, सो ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे जीएसटी रिलेटेड चीजों के बारे में। सो जीएसटी काउंसिल ने 28% का जीएसटी लगाने की बातें चल रही है ऑन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग। सो 28% मुझे लगता है कि इंडिकेशंस आर वेरी क्लियर, पहले टीडीएस लाया फिर टैक्स लाया अब जीएसटी उसमें ला रहे हैं। सो आज आई वाज रीडिंग अ ट्वीट कि 30%, 28% एंड रुपी डिप्रिसिएशन या फिर बिटकॉइन में फॉल, तो ये सारी चीजें देख ली हमने, तो ऑलमोस्ट 100% डिस्ट्रक्शन हो चुका है इस चीज में। सो आई थिंक इंडिकेशन समझने बहुत जरूरी है। वी आर नॉट डाउटिंग और आई एम नॉट डाउटिंग दी पावर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बट उसी को बता के अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बातें चल रही है, सो दैट ब्लॉकचेन इज नॉट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी या फिर अब तो क्रिप्टो एसेट खुद ही बोलने लग गए वो, नो 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 वी आर नॉट करेंसी वी आर एसेट। तो ऑब्जेक्टिव किस चीज के साथ शुरू हुआ था, किस चीज को आप मतलब वहां पे रिप्लेस करना चाहते थे और क्या बन के रिप्लेस कर रहे हो, कहां पे जा रहे हो। सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स needs to be evaluated and then accordingly investment के calls लोगों ने लेने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लास्ट मंथ अप्रैल मंथ में 20,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से निकाल लिए। कितने? 20,000 करोड़। तो इसमें से नेट की मैं बात कर रहा हूं। सो नेट आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल्स जो है वो अराउंड 12,891 करोड़ रुपीस के, फाइनेंशियल्स यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें से ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ निकल चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर से 8,579 करोड़ रुपीस का नेट आउटफ्लो लास्ट मंथ अप्रैल 2022 में हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ग्लूमी है, देयर आर इनफ्लोज आल्सो। सो हेल्थ केयर, इस इंडस्ट्री में हेल्थ केयर सेक्टर में 5,231 करोड़ रुपीस के नेट इनफ्लोज हुए हैं। एफएमसीजी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट्स आए 1,756 करोड़ रुपीस।
एंड ऑटो सेक्टर में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नेट इनफ्लोज है 1160 करोड़ रुपीस। तो कुछ खट्टा कुछ मीठा, बट ज्यादा खट्टा नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ दी जो सबसे ज्यादा लिक्विड सेक्टर्स होते हैं। अच्छे टाइम्स में सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्टर्स भी वही होते हैं, फाइनेंशियल्स एंड आईटी। तो वो सेक्टर्स से मतलब फ्लोज जो है नेट आउटफ्लोज हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर डाउन कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो वहां पे जो बीटा है वो ज्यादा है, सो मतलब फॉल भी ज्यादा ही वहां पे होता है। अब कुछ टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सिम कंसोलिडेशन इज लार्जली बिहाइंड जियो। जियो का कहना है कि जो कंसोलिडेशन होना था, जो नंबर्स फॉल होने थे सब्सक्राइबर्स के, वो लास्ट क्वार्टर में हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स वहां पे कम हुए हैं जियो के। सो मेजरली कंसोलिडेशन हो रहा है। जिस तरीके से प्राइसिंग बढ़ाई है सारी टेलीकॉम कंपनीज ने, तो जो लोग 2 फोन्स कैरी कर रहे थे या 2 नंबर्स कैरी कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने शायद वो 1 नंबर पे शिफ्ट हो चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। सो दैट नॉर्मली कीप्स ऑन हैपनिंग। जिस तरीके की एग्रेसिव ग्रोथ हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखी थी, सब्सक्राइबर्स जो बढ़े थे, सो नथिंग न्यू इन दैट। सो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।